गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बिल्कुल अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी काफी अच्छे से हो रही होगी। उम्मीद तो यही कर रहे हैं कि आपकी पढ़ाई अच्छे से हो रही होगी। खैर, आज हम चैप्टर 11 जिसका नाम है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, यानी कि विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति से रिलेटेड एमसीक्यू का सेकंड सीरीज लेकर के आए हुए हैं। इसके पहले ऑलरेडी फर्स्ट सीरीज अपलोड हो चुके हैं, तो इस एमसीक्यू के पार्ट को देखने के लिए आप इसके फर्स्ट वाले पार्ट को जरूर देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 12 के फिजिक्स में चैप्टर 11 से रिलेटेड एमसीक्यू। बच्चों, यहां पर तो काफी तेज बारिश हो रही है। पता नहीं आपके घर पे बारिश हो रही है या नहीं हो रही है। हो सकता है कि अगर बारिश हो रही होगी तो आप तो आराम फरमा रहे होंगे और आपके बदले में आपको पास कराने के लिए मेहनत हम किए जा रहे हैं। खैर, कोई बात नहीं है, टीचर हैं तो इतना तो फर्ज बनता है कि आपको पास करा दें, आपका क्वेश्चन सॉल्व करवा दें, आपको कुछ नॉलेज दे दें। शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 26, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ सोडियम इज, यानी कि सोडियम की देहली तरंग दैर्घ्य होती है। अब आप देखें, इसको पहले समझें कि आखिर ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होता है। तो बच्चों, हम वॉल्यूम 1 में एमसीक्यू के पहले वाले सीरीज में चैप्टर 11 का जो फर्स्ट सीरीज अपलोड हुआ था उसमें हम पढ़े थे कि सपोज कीजिए एक मेटल है और आपको पता है कि मेटल के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। जब इस पर लाइट को आप इंसिडेंट कराते हैं तो लाइट इस मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर इजेक्ट करने लग जाता है, यानी कि बाहर निकालने लग जाता है। और इस प्रोसेस को कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसे कहते हैं हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी कि प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है। तो बच्चों, आप देखें ध्यान से, ये जो लाइट आ रहे हैं, जो लाइट नीचे गिर रहे हैं, इनका वेवलेंथ, ध्यान से समझना, वेवलेंथ लो होना चाहिए और जो फ्रीक्वेंसी है वह हाई होना चाहिए। यानी कि जब हाई फ्रीक्वेंसी और लो वेवलेंथ वाले लाइट को किसी मेटल पर इंसिडेंट कराया जाता है तो मेटल से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन शुरू हो जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का निकलना शुरू हो जाता है। मेटल को छोड़ के वो बाहर निकलने लग जाते हैं। अब आप देखें, जो लाइट आ रहे हैं उनका फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, फ्रीक्वेंसी हाई होना चाहिए और वेवलेंथ लो होना चाहिए। अगर हम वेवलेंथ को बढ़ाने लग जाएं तो आपका फ्रीक्वेंसी क्या होने लग जाएगा, घटने लग जाएगा। तो अगर फ्रीक्वेंसी घटने लग जाएगा तो इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकल रहे थे वो निकलना कम होने लग जाएगा। ध्यान दीजिएगा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा था, वेवलेंथ कम था, तो इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे। यानी कि जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा, जितना ज्यादा आवृत्ति होगा, उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। जितना वेवलेंथ कम होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। अगर हम वेवलेंथ को बढ़ाने लग जाएं तो फ्रीक्वेंसी घटना शुरू हो जाएगा और फ्रीक्वेंसी जब घटने शुरू हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन क्या हो जाएगा, कम होने लग जाएगा। अच्छा, जब हम वेवलेंथ को यानी कि तरंग दैर्घ्य को बढ़ाने लग जाएं तो इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है। देखना, एक समय ऐसा आएगा कि वेवलेंथ इतना ज्यादा अधिक हो जाएगा कि फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकलना बंद हो जाएगा। तो वेवलेंथ का वह मैक्सिमम वैल्यू, तरंग दैर्घ्य का वह मैक्सिमम वैल्यू जिसके बाद इलेक्ट्रॉन निकलना बंद हो जाता है, यानी कि वह मैक्सिमम वैल्यू जिसके बाद अगर थोड़ा सा भी वैल्यू बढ़ाया जाए तो इलेक्ट्रॉन कंप्लीट रूप से निकलना बंद हो जाए। फिर से, वेवलेंथ का वह मैक्सिमम वैल्यू जिस पर इलेक्ट्रॉन मेटल से निकलने बंद हो जाते हैं, उसी वेवलेंथ के मैक्सिमम वैल्यू को थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहा जाता है। और सोडियम के लिए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ
यानी कि मैक्सिमम वेवलेंथ कितना होना चाहिए, 510 नैनोमीटर होना चाहिए। मतलब यह वह मैक्सिमम वैल्यू है कि इसके बाद अगर हम वैल्यू बढ़ा दें तो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन क्या हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन का निकलना बंद हो जाएगा। तो आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही होगा, ए सही होगा। नेक्स्ट, वर्क फंक्शन ऑफ सिल्वर इज, यानी कि चांदी का कार्य फलन होता है। हालांकि पिछले चैप्टर में हम पढ़ चुके, पिछले एमसीक्यू सीरीज में, यानी कि चैप्टर 11 का जो फर्स्ट एमसीक्यू था उसमें हम वर्क फंक्शन को काफी डिटेल में पढ़े थे। थोड़ा सा हम समझा देते हैं। मेटल है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, इस पर आपने लाइट को इंसिडेंट कराया। लाइट का फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, और वेवलेंथ क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अब आप देखें तो ये जब लाइट आ रहे हैं तो इनके साथ फोटोन पार्टिकल होंगे, और फोटोन पार्टिकल का अपना एनर्जी होगा जो HF से निकाला जाता है या HC बाई लैम्बडा से निकाला जाता है। यह एनर्जी निकालने का फॉर्मूला होता है। अब आप देखें जब फोटोन पार्टिकल पड़ेंगे तो कुछ, मतलब फोटोन के कुछ एनर्जी, इस एनर्जी में से थोड़ा सा एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए प्रयोग कर दिए जाएंगे। तो वह मिनिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी जो किसी मेटल सरफेस को इलेक्ट्रॉन, किसी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकाल सके, उसे हम क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन कहते हैं, और इसको फाई नोट से डिनोट किया जाता है। फिर से एनर्जी का वह मिनिमम वैल्यू, जैसे फोटोन का एनर्जी आ रहा है ना, तो फोटोन के कुछ एनर्जी इस मेटल को प्रोवाइड हो जाएंगे जो कि इलेक्ट्रॉन को निकालने का काम करेगा, ठीक है ना। और जो एनर्जी बच गए, थोड़ा सा तो ये एब्जॉर्ब कर लिया, और जो बच गया वह इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान करने में लग जाता है, जिसको काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। यानी कि गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी और वर्क फंक्शन, कार्य फलन मिला करके फोटोन का टोटल एनर्जी बनता है। फोटोन का एनर्जी आया, मिनिमम वैल्यू एब्जॉर्ब कर लिए गए, और जो एनर्जी बच गया वह इलेक्ट्रॉन को दे दिया गया उसके मोशन के लिए। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन को जो मोशन, इलेक्ट्रॉन को मोशन प्रोवाइड करने के लिए जो एनर्जी दिया गया, यह मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मिनिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी, और यह टोटल लाइट का जो एनर्जी आ रहा था वो टोटल एनर्जी हो गया। अब आप देखें तो सिल्वर से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मिनिमम एनर्जी कितनी होनी चाहिए, 4.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए। उससे कम होगा तो इलेक्ट्रॉन निकल नहीं पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। बाबू बारिश तो काफी तेज हो रही है यहां पर, अगर थोड़ा सा ऑडियो का इश्यू हो जाए तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना सब। काफी बारिश हो रही है और आप लोगों को मतलब कि चैप्टर वाइज वीडियो पहुंचाने जरूरी है, क्योंकि एग्जाम का समय नजदीक आ गया है तो पहुंचाना तो एकदम जरूरी है, तो थोड़ा सा आप मैनेज कर लें इससे। उसके बाद है कि इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट टेक प्लेस इन, यानी कि निम्न में से किस में इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता है। थर्मियोनिक से होता है, मेटल को डायरेक्ट गर्म करके, फोटो इलेक्ट्रिक से होता है, अभी जस्ट हम पढ़े हैं, इस इफेक्ट को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, तो इससे भी होता है। एक एक्सरे जो है इससे इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। द वेव्स एसोसिएटेड विथ द मूविंग पार्टिकल आर कॉल्ड एज, गतिशील कण से संबद्ध तरंग को कहा जाता है। अब आप देखें कि शुरू में ये नियम लगातार बनते जा रहे थे, तरह तरह के खोज हो रहे थे कि लाइट के अंदर पार्टिकल होते हैं। तो डी ब्रोगली ने सोचा कि अगर लाइट के अंदर पार्टिकल हैं, यानी कि वेव के अंदर पार्टिकल हैं, तो पार्टिकल को भी अगर मूव कराया जाए तो वेव प्रोड्यूस कर सकता है। बाकी लोगों के दिमाग में ये नहीं आ रहा था, लेकिन इनके दिमाग में आया कि अगर किसी पार्टिकल को
मोशन प्रोवाइड किया जाए, अगर किसी पार्टिकल को गति दिया जाए तो वह वेव प्रोड्यूस कर सकता है, यानी कि वो वेव बनाता है। और इस चीज के लिए इनको काफी नोबेल प्राइज वगैरह भी मिले थे इनको, ठीक है ना। तो लास्टली ओवरऑल ये एक्सप्लेन हुआ कि जब मैटर को आप मोशन प्रोवाइड करते हैं, मैटर में यानी कि द्रव्य में गति प्रदान करते हैं, तो वह एक प्रकार का वेव क्रिएट करता है, और उस वेव के वेवलेंथ को, ठीक है ना, मैटर वेव्स या डी ब्रोगली वेव्स कहा जाता है। ओरिजिनल नाम तो मैटर वेव्स होता है। मैटर को मोशन में लाने पर जो वेव प्रोड्यूस होता है उसको मैटर वेव्स कहते हैं। तो चूंकि इसका खोज किसने किया था, डी ब्रोगली ने किया था, इसलिए इसका नाम डी ब्रोगली वेव्स भी हो गया। यानी कि द्रव्य तरंग और डी ब्रोगली तरंग दोनों होंगे। ये हम लोग के लिए आसान लग रहा है, हम लोग को लग रहा है कि यार बड़ा आसान था, ये कोई भी खोज लेता, लेकिन ये इतना आसान नहीं है, काफी कॉम्प्लिकेटेड था। खोज करना, सोचना, पढ़ना, उस पर एक्सपेरिमेंट करना और फाइनली उसको वेरीफाई करना और लोगों के सामने अपना तर्क देना कि हाँ हम ऐसे 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 इसको सही किए हैं, ऐसा काफी मुश्किल लग रहा है। नेक्स्ट, फॉर मैटर वेव्स पार्टिकल मस्ट हैव इन, द्रव तरंगों के लिए कणों को होना चाहिए। अभी जस्ट पढ़े हैं कि मैटर को आप मोशन प्रोवाइड करेंगे तो मैटर के अंदर के पार्टिकल भी मोशन में चले जाएंगे, ठीक है ना। तो वो क्या होगा, फॉर मैटर वेव्स पार्टिकल मस्ट हैव इन मोशन, पार्टिकल को किस में होना चाहिए, गति में होना चाहिए। नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ एंड मोमेंटम ऑफ फोटोन इज, फोटोन के तरंग दैर्घ्य तथा संवेग में संबंध होता है, ये तो पढ़े हम लोग। P इज इक्वल टू होता है h बाई लैम्बडा, और यह P का फॉर्मूला नहीं होता है, यह एनर्जी का फॉर्मूला होता है, इसलिए यह सही नहीं होगा, ये वाला सही होगा। अगर यह भी सही रहता तो ऑप्शन सी सही हो जाता। नेक्स्ट 31, 1 जूल इज इक्वल टू, 1 जूल बराबर होता है। बच्चों आप पढ़े होंगे कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल होता है। हमें निकालने क्या है, हमें 1 जूल निकालना है, तो इसको नीचे भेजो, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अब बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, बच गया 1 जूल। सॉल्व करते हैं, 10 टू द पावर माइनस 19 को ऊपर ले जाइए, तो 1 इंटू 10 का पावर 19 और बाई 1.6 बच गया इज इक्वल टू 1 जूल। ये किस में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख देते हैं। अब लिखते हैं, इसका डेसिमल हटाइए, 0 डालिए, तो 10 बाई 16 इंटू 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल। अब इसमें से कैलकुलेशन आसान करने के लिए इसमें से एक 0 निकालो, इस पर डाल दो, तो 100 बाई 16, एक 0 निकल गया तो कितना 18 बच गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 जूल। जब इसको डिवाइड करेंगे आप तो आएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल होता है। अब आप देख ले कहां है, ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट, इफ द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज डबल्ड देन एनर्जी ऑफ फोटोन बिकम्स, अगर विद्युत चुंबकीय तरंगों के तरंग दैर्घ्य को दोगुना कर दिया जाए तो फोटोन की ऊर्जा होगी। देखिए बाबू, हम अभी पढ़े हैं कि E बराबर होता है hc बाई लैम्बडा, एनर्जी ऊपर लैम्बडा नीचे, यानी कि एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है लैम्बडा, तरंग दैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ। तो एनर्जी को अगर आप डबल करते हैं तो वेवलेंथ उसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि हाफ हो जाएगा। अगर आप ट्रिपल करते हैं एनर्जी को तो वेवलेंथ जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो 1/3 हो जाएगा। तो यहां क्या पूछ रहा है, इफ द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज डबल, वेवलेंथ को डबल किया जाए तो फिर उसका उल्टा चलिए, तो वेवलेंथ को अगर आप डबल करेंगे तो एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, एक दूसरे का उल्टा होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा रिड्यूस टू 1/2, आधी हो जाती है। नेक्स्ट, डी ब्रोगली वेवलेंथ इज इंडिपेंडेंट ऑफ, डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य स्वतंत्र होता है, तो बच्चों इसका आंसर होगा चार्ज।
चार्ज से कोई मतलब नहीं है, कौन पार्टिकल कितना चार्ज है उससे डी ब्रोगली वेवलेंथ को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। नेक्स्ट, स्पीड ऑफ फोटोन इज एप्रॉक्स, निर्वात में फोटोन की चाल होती है। तो बच्चों फोटोन का स्पीड वही होता है जो लाइट का स्पीड होता है, और लाइट का स्पीड वैक्यूम में कितना होता है, याद होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अप्रॉक्स। ठीक है ना, तो आप देख लें कहां है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, फोटॉन्स आर नॉट डिफ्लेक्टेड इन द रीजन ऑफ, फोटोन किस क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होता है। तो बच्चों फोटोन को जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें और मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो वो डाइवर्ट नहीं होता, अपने पाथ को चेंज नहीं करता है, जैसे पोजीशन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में वो लगातार जाते रहता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को कंबाइन रूप से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। अगर ये ऑप्शन सी नहीं रहता तो ऑप्शन ए और बी सही होता, तो हमारा कौन होगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हेन फोटोन ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इट्स फ्रीक्वेंसी, जब फोटोन एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गति करता है तो उसका आवृत्ति बाबू समान रहता है। फ्रीक्वेंसी एक कैरेक्टर है और कैरेक्टर कभी बदलता नहीं है, ठीक है ना, यानी कि वो ना डिक्रीज होगा ना इंक्रीज होगा। नेक्स्ट, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज, प्लैंक नियतांक का विमीय सूत्र होता है। बाबू देखें, पढ़ें आप कि एनर्जी इज इक्वल टू होता है एच एफ, यानी कि लिख सकते हैं एच एफ इज इक्वल टू एनर्जी, एच बराबर ई बाई एफ, इसी एच यानी कि प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। अब आप देखिए एच बराबर हो गया ई बाई एफ, किसी भी एनर्जी का फॉर्मूला रख दीजिए, तो mc स्क्वायर रख देते हैं, और बाई क्या है, फ्रीक्वेंसी है। आप पढ़े होंगे कि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है 1/t, ठीक है ना, और यहां t इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1/f, इसको ऐसे सजा के लिखते हैं mc स्क्वायर इंटू एफ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब mc स्क्वायर इंटू 1/f किसके बराबर, t के बराबर। अब सबका यूनिट रखिए, मास का kg, और c क्या है, स्पीड है लाइट का, तो स्पीड को लिखते हैं मीटर पर सेकेंड, स्क्वायर है तो स्क्वायर, और टाइम को सेकंड में लिख दीजिए। अब kg मीटर का स्क्वायर मीटर स्क्वायर, बाई सेकंड का स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, इंटू सेकंड, सेकंड से एगो सेकंड कैंसिल, हमारे पास बच गया kg मीटर स्क्वायर बाई सेकंड। डायमेंशन रखिए, kg का m, मीटर का l और सेकंड का t, t को ऊपर भेजिए तो ml स्क्वायर और t का पावर -1 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इस पर आप 1 लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, द वेवलेंथ ऑफ ए पार्टिकल मूविंग विथ वेलोसिटी v एंड मास m, v वेग से गतिमान m द्रव्यमान के कण से संबद्ध तरंग दैर्घ्य होता है। बच्चों देखें, आप पढ़े होंगे एक डी ब्रोगली वेवलेंथ कि लैम्बडा बराबर होता है h/p, यह डी ब्रोगली वेवलेंथ कहा जाता है, डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। तो लैम्बडा इज इक्वल टू h, आप p का मतलब हो जाएगा m भी, आप देख ले आसान है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे। h का वैल्यू कितना होता है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। नेक्स्ट, मैटर वेव्स वाज एक्सप्लेन्ड बाई, अभी हम पढ़े हैं मैटर वेव्स को एक्सप्लेन कौन किया था, डी ब्रोगली ने किया था। नेक्स्ट, इफ मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल इज डबल्ड देन इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ विल बी, यदि किसी कण का संवेग दोगुना कर दिया जाए तो डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य होगा। डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है h/p, है ना, यानी कि लैम्बडा और मोमेंटम एक दूसरे का इनवर्सली है, उल्टा है ना, यानी कि अगर आप वेवलेंथ को बढ़ाएंगे तो मोमेंटम कम होगा,
अगर आप एक तरफ वेवलेंथ लिख दीजिए, एक तरफ मोमेंटम कर देते हैं। अगर वेवलेंथ को आप डबल करते हैं तो मोमेंटम हाफ हो जाएगा। अगर वेवलेंथ को हाफ करते हैं तो ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, मोमेंटम क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। आप देख लें, करें मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इज डबल। मोमेंटम जब डबल किया गया तो वेवलेंथ क्या हो गया, हाफ हो गया ना, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, इफ स्टॉपिंग पोटेंशियल इज V नॉट देन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन विल, यानी कि यदि निरोधी विभव का मान V नॉट हो तो प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा होगी। सबसे पहले देखते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, ध्यान दीजिएगा। एक आप ट्यूब ले लीजिए, साइकिल का ट्यूब मत लेना, साइकिल का टायर ट्यूब नहीं, एक शीशे का ट्यूब ले लीजिए। पढ़े होंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जब खोज हुआ था तो ऐसे ही ट्यूब बना करके उसमें खोज किए गए थे। यहां पर एक मेटल प्लेट और एक यहां पर आप मेटल प्लेट लगा दें, ठीक है। इसको आप बैटरी से यानी कि किसी सेल के साथ कनेक्ट कर दें। इस टर्मिनल को निगेटिव और इस टर्मिनल को पॉजिटिव, तो पॉजिटिव को एनोड कहा जाता है और निगेटिव को क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। जब आप ये पूरा वैक्यूम कर देना होता है, जब आप लाइट के रेडिएशन को इस पर डालते हैं तो इस मेटल के प्लेट से इलेक्ट्रॉन रिलीज होकर के निकलना शुरू हो जाता है। चूंकि इलेक्ट्रॉन जो निकलते हैं उस पर निगेटिव चार्ज होते हैं और यहां पर क्या है, पॉजिटिव है ना, तो इस निगेटिव इलेक्ट्रॉन को यह पॉजिटिव अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू करता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का एक मोशन प्रोवाइड हो जाता है, इलेक्ट्रॉन मोशन में आ जाता है। और आपको पता है कि जब इलेक्ट्रॉन मोशन में हो तो क्या क्रिएट करता है, इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट करता है। सो यहां पर जो इलेक्ट्रिक करंट बनेंगे उसे कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट, प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं आप। देखिए अब एक चीज, अगर इस एनोड पर निगेटिव वोल्टेज को, निगेटिव पोटेंशियल को बढ़ाने लग जाएं तो यह निगेटिव इस पॉजिटिव जो चार्ज पहले से थे उसके वैल्यू को कम करना शुरू कर देगा। जब पॉजिटिव के साथ निगेटिव मिलेगा तो पॉजिटिव के वैल्यू को कम करना शुरू कर देगा, और जब वैल्यू पॉजिटिव का कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को जो अट्रैक्ट कर रहा था अपनी तरफ वो भी अट्रैक्ट करना कम कर देगा। जैसे जैसे आप निगेटिव पोटेंशियल को बढ़ाएंगे एनोड का पॉजिटिव चार्ज कम होने लग जाएगा, कम होते होते ये बढ़ रहा है और नीचे कम हो रहा है। एक समय ऐसा आएगा कि निगेटिव पोटेंशियल पॉजिटिव को जीरो करके, यानी कि जितना पॉजिटिव उतना ही अगर इस पर निगेटिव आ जाता है तो इसका चार्ज कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और जीरो चार्ज होने के बाद इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो किसकी तरफ, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था वो अट्रैक्ट होना बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो टूट जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाना बंद कर देगा। और जब फ्लो टूट जाएगा तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगा। तो निगेटिव पोटेंशियल का वह मिनिमम वैल्यू जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट के वैल्यू को जीरो कर देता है उसी को हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं, और इसको V नॉट से डिनोट किया जाता है। अब आप देखें, एक फॉर्मूला पढ़े होंगे V इक्वल टू W/Q। V को आप V नॉट लिख दीजिए और W/Q को आप लिख दीजिए क्या, इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, क्रॉस गुना कीजिए तो W इक्वल टू EV नॉट, और वर्क क्या होता है, एनर्जी के बराबर होता है, तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाएगा, EV नॉट के बराबर हो जाएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन विच इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जैसे हम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पढ़े थे वैसे ही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है।
करे द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, यानी कि प्रकाश की न्यूनतम आवृत्ति जो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर सकता है। हालांकि फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, लेकिन एक तो मिनिमम वैल्यू होगा ना, जितने मिनिमम वैल्यू पर वो इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है उसी मिनिमम वैल्यू को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और इसी का दूसरा नाम होता है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि ऑप्शन ए और बी दोनों सही होगा, ओवरऑल सी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट, वर्क फंक्शन ऑफ कॉपर इज, तो वर्क फंक्शन हमेशा किस में निकाला जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, यानी कि तांबा का कार्यफलन किस में होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाला जाता है ओरिजिनली, बाद में इसको जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, एनर्जी ऑफ फोटोन विथ लैम्बडा वेवलेंथ इज, लैम्बडा तरंग दैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा होती है, पढ़ोगे आप, E इज इक्वल टू होता है hc बाई लैम्बडा, ये तो रिपीट बार बार हुआ है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो बच्चों रहने देते हैं हम आज के क्लास को, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ते रहिए इस बरसात के मौसम में। थैंक यू सो मच बाबू।